Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the second part of the exercise solution of chapter 3 NCERT chemistry class 11th का। और इससे पहले हम एक पार्ट जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यानी इससे पहले हम एक पार्ट इसका देख चुके हैं जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है और उससे पहले के जो वीडियोस है चैप्टर के और थियरी के जो चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी फॉर द एक्सरसाइज सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now, question number 16, you can see in the textbook that arrange among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in the order lithium, यानी कि आपको सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है, ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड के अंदर आपके एलिमेंट्स कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियोन की बात क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है तो नियोन तो क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको हम, नोबल गैस है। और नोबल गैसेज के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि किसी नोबल गैस के अंदर अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो था एक नॉर्मल जो हम जानते हैं एलिमेंट्स का। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन जो है वो क्या है? लिथियम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन है। लिथियम है, उसके बाद में बोरॉन है, उसके बाद में बेरिलियम है। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, उसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियोन। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट्स के अंदर सेकेंड पीरियड जो है उस सेकेंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होना चाहिए ऐसा नहीं नज़र आ रहा अपने को, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेरिलियम की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बोरॉन से ज़्यादा क्यों होती है? वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं एक सजेशन, एक इम्पोर्टेंट सजेशन ट्रिक बता रहा हूँ, नॉट ट्रिक, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट ही है। आप तुरंत उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए। बोरॉन की बात करें और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन से अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इससे क्या हुआ? देखिए, बेरिलियम और बोरॉन में से अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये भी इसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? 2p में है, 2p में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2s में। अब अगर हम बात करें पेनेट्रेशन पावर की बात करें तो s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होता है, p ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो इसलिए इसका पेनेट्रेशन पावर 2s का पेनेट्रेशन पावर 2p से ज़्यादा होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बेरिलियम होता है उस बेरिलियम के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s ऑर्बिटल में है और बोरॉन के अंदर ये 2p ऑर्बिटल में है। अब जो 2s की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा बाय न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस विद रेस्पेक्ट टू 2p इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थोड़े से दूर होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं।
अब देखिए हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें। तो इसको तो न्यूक्लियस ने अच्छे से कर रखा है, पकड़ रखा है, और इसको न्यूक्लियस के ऊपर, इसका न्यूक्लियस का इसके ऊपर इफेक्ट कम है, रिलेटिवली कम है। तो किसमें अपने को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? तो जो सेकंड वाला है यानी कि ये, इसके अंदर आपको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो बेरिलियम के अंदर, जो बेरिलियम है उसके अंदर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बोरॉन के अंदर कम होगी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो 2s ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल होता है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल दे एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्टिव फोर्स with respect to 2p electrons, okay, because 2p electrons is far away with respect to 2s orbital from the nucleus, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में एक और है एनोमेली, यहाँ पे आपको ये जो ऑर्डर दिया हुआ है इसके अंदर एक एनोमेली और है। हम क्या बोलते हैं कि एक पीरियड के अंदर जिसको हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड, जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी को IE। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इन दिस वे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लिथियम बेरिलियम पहले आना चाहिए, फिर बोरॉन आना चाहिए, फिर कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ पर एक तो ये एनोमेली है और एक ये एनोमेली है। इन दोनों के बारे में ही आपसे पूछा है। तो सेकंड में कह रहा है कि ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है। तो अगेन इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p4। अगर इसका इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपका 2p है, ये भी आपका 2p है, दोनों ही 2p है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इट मीन्स है। और एक रीज़न तो ये हो गया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो ये यहाँ पर जो फील्ड है ये कम्प्लीटली फील्ड तो ये भी नहीं है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है, कम्प्लीटली फील्ड भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड, ठीक है, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो हाफ ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स का जो स्टेबिलिटी होता है वो आपका इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो इसलिए क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है हमें बाहर निकालना है और यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये कौन से वाले में है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी में भी एक बना सकते हो, ठीक है। जनरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट से, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा है, अब इसको अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे तो ये तो तैयार बैठा है, क्योंकि रिपल्सन है तो थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि इनका तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक रीज़न ये भी है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट 17, हाउ वुड you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but the second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन जब कॉन्सेप्चुअल आता है तो आप फिर से वहीं पहुंच जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम, ये है सोडियम और ये है मैग्नीशियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 11 इसका एटॉमिक नंबर, और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसकी बात करें तो हम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यहाँ पर तो देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल 11, 2 2 4 6 11, 2 2 4 6 10 12। अब इन दोनों में से आपको क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि सोडियम जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करें, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे,
ओके कर दिया, और हमने उसको नाम दिया IE1, 1 फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन द सेम वे हम चाहते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो मैग्नीशियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम प्लस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की होती है वो कम होती है और मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है दोनों में ही हमें पता है कि 3s ऑर्बिटल में है, इसमें भी आप देख सकते हैं सॉरी इसमें 3s ऑर्बिटल जो है इसमें आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के अंदर भी 3s ऑर्बिटल में है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बट सोडियम जो होता है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, सोडियम के पास तो 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, सोडियम के पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो अब क्या ये जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, मतलब जाने देगा बट आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सोडियम। कैसे? अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फोर्स होता है जिसको हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेटिंग डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उनके बीच में उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, सोडियम के पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगा, इसलिए इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा और ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर आ जाएगा। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, टोटल नंबर यहाँ पर चार्ज क्या है, Q1 तो होगा न्यूक्लियस का चार्ज दैट इज प्रोटॉन, और यहाँ पर Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमें पता ही है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसलिए यहाँ पर सोडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट की बात करें कि सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि मैग्नीशियम का जो इन द बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अब हम चाहते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और मूव करे, एक इलेक्ट्रॉन और मूव करे। एक इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब होता है कि इसके ऊपर 2 का चार्ज आना, ठीक है। और अगर ये मूव करता है, ये क्या था भाई यहाँ पे +1 कहाँ से आ गया, इसको हम बोल देते हैं IE1, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए। अब ये हो गया IE2 और ये हो गया IE2, ये मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट ऊपर वाला सोडियम के लिए। अब अगर आप सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस के पास देखिए आउटर मोस्ट, अब आपके पास सोडियम में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब सोडियम प्लस जो आयन है उसके पास में तो स्टेबिलिटी आ गई है, यानी उसने तो आपका जो नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लिया है। अब इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो जितना आपको नियॉन के लिए लगाना पड़ता है जोर, उतना ही इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। इट मीन से IE2 की वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि IE2 किसके लिए, मैं किसको लिखूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम कैसे लिखूँ, चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सोडियम Na के लिए, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, ओके, कि किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक खासियत होती है, एक विशेष बात होती है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपसे कंपैरिजन वाले पूछे तो आप डायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए, उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिख दिया तो फिर तो आपका जो आंसर, एक्सप्लेनेशन जो भी है वो सब कुछ गलत ही गलत आएगा, ठीक है। फिर तो उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगेन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ वो चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको अच्छे से याद है, जैसे क्या क्या याद होना चाहिए, एलिमेंट का नाम सबको पता है, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल कोई बात नहीं पता होगा, सिंबल के बाद में आता है उसका एटॉमिक नंबर। अगर उसका एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद है देन यू कैन डू वेरी वेल, बट
आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आपको आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो हम देख चुके हैं, जो आप आई बटन में भी देख सकते हो कि जो आपका चैप्टर था, कौन सा वाला चैप्टर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सकते हैं, और उसमें से स्पेशली आपको दोज एग्जांपल्स विच आर एक्सेप्शनल केसेस वो आपको स्पेशली याद रखने हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस में ही आपसे जो है CBSE या फिर आप बोल दीजिए आपका जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो आपसे क्या करा सकता है, गलती करवा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। यस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए आपकी बुक के अंदर, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यानी कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डाउन द ग्रुप, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, ये आपको कारण बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद होगा, आपको बताया होगा कि जब भी आपके पास कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केसेस आता है, तो उस कंडीशन में जब भी उसको आपको रीजन बताना हो तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे लिख देना है एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज ही है वो फैक्टर जो इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपसे तो फैक्टर्स पूछा है, सिर्फ फैक्टर्स पूछा है, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जैसे जैसे अब आपको पता है, अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने एक एटम का साइज बनाया है, ठीक है। ये कुछ एटम का मैंने ऐसे ही एक रफली साइज बनाया है। डाउन द ग्रुप जाने पर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। और अपने को तो स्पेशली दिया हुआ है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, मीन से डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है। एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ओके। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एन की वैल्यू इंक्रीज होने से जो फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब वो कैसे होता है भाई, जस्ट अभी मैंने आप लोगों का एक फॉर्मूला बताया था कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस जो है ये है आपका R, आप देख सकते हैं यहाँ पर R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस न्यूक्लियस का जो है इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, जब भी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में से ही हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसकी बात करें और अगर इसकी कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का एटम का साइज छोटा सा है। एटम का साइज छोटा सा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा होल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिवली उसको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एटम को आप सिंपली थोड़ा सा भी अगर एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कारण, दिस इज द फर्स्ट रीजन। एटॉमिक साइज को एक्सप्लेनेशन किया मैंने ऐसे। अब क्या और कोई कारण भी हो सकता है, ऑफ कोर्स लिख ही दिया है मैंने, तो अब तो होगा ही होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, अगर हम बात करें शील्डिंग की, शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो है कोई भी एक पर्टिकुलर शेल की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे किसी पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे। इसमें एक ही सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में
जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, उसको कम कर देते हैं। बस ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो ये तो हमें पता है। जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर जो इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम हो जाता है। और अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर, फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर आपका जो क्या बोलते हैं जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। और अगर इसकी बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18। यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इजी क्वेश्चन है, एक जिसके अंदर आपको कुछ फिगर्स, कुछ डेटाज गिवन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, यूनिट तो आपको पता ही है, किलो जूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब ये तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। जब भी आपको कोई ग्रुप का नंबर बोल दे तो तुरंत आपके दिमाग में उस ग्रुप के मेंबर्स के नाम याद आना चाहिए, बिना इलायची गरम इंडियन टी या बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं, याद रखना है, बट इम्पोर्टेंट ये है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बोरॉन के लिए 801 किलो जूल पर मोल है, एल्यूमिनियम के लिए 577 है, फिर गैलियम के लिए 579 है, फिर इंडियम के लिए 558 है, एंड द लास्ट वन इज थैलियम, उसके लिए 589 है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो डेविएशन होता है, जो नॉर्मली जो जनरल ट्रेंड होता है, वो ये कहता है कि एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है, एबनॉर्मल पैटर्न दिखाई दे रहा है। कैसे, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज होती है, समझ में आता है हमें कि यस राइट है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाने पर डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन मीन्स इसका कारण क्या है, तो ये आपको कैसे पता चलेगी। तो फर्स्ट वाले केस के लिए तो हम बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम पे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और यहाँ पर हमने देखा था एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। हियर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज आयनाइजेशन एटॉमिक साइज। नाउ गैलियम की बात करें तो गैलियम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैलियम की अगर आप बात करें तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो गैलियम का नंबर पता होना चाहिए इसके लिए। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर आप यहाँ तक की बात करते हैं तो आप काउंट करके देख सकते हैं गैलियम के अंदर इस कंडीशन में जो है 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है 4p1। देखिए 4p तो है यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, 4s भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी हम जा रहे हैं बोरॉन से गैलियम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ। एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ये डिफरेंस है एबनॉर्मली जो है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या होता है, अब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अगर आप इनका कंपैरिजन करो एस और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका इफेक्ट एस और पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। नॉट ओनली कम बल्कि ये तो करते ही नहीं है, इनका इफेक्ट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है वो नहीं होता है, जीरो। ओके, तो उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर देता है, न्यूक्लियस का जो
अट्रैक्टिव फोर्स होता है आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर, उसको क्या करता है, कम कर देता है। अब जब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब होगा कि न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर आप कंपेरिजन करोगे तो एल्यूमिनियम का कम है और गैलियम का ज़्यादा है, क्योंकि गैलियम के केस में जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नहीं है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड कारण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें गैलियम से और इंडियम की बात करें, तो गैलियम और इंडियम के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या, एटॉमिक साइज। गैलियम से इंडियम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। और आपकी जो वैल्यूज गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम प्रूव भी कर सकते हैं कि यस राइट है। लेकिन प्रॉब्लम फिर से आता है इंडियम से टेल्यूरियम के जाने पर। अब वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तो देखिए वहाँ पर आपको ये रीज़न बताना होगा कि जो टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम से पहले आपके पास जो है 14f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 14f इलेक्ट्रॉन्स किसके केस में, टेल्यूरियम। और टेल्यूरियम से जो पहले वाला एलिमेंट है इंडियम, टेल्यूरियम से पहले वाला जो एलिमेंट है वो है इंडियम। इंडियम और टेल्यूरियम की, सॉरी टेल्यूरियम नहीं, थेलियम की और इंडियम की बात करें हम, तो यहाँ पर थेलियम और इंडियम के अंदर इस थेलियम के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये जो F के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका भी शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है डेल्टा IH, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो इंक्रीज करती है। और ये आप डेटा से भी देख सकते हैं कि इंडियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 558 किलो जूल पर मोल और थैलियम के लिए है 589 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या बता रहा है आपको, कंपैरिजन करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या करवा रहा है आपसे, कंपैरिजन करवा रहा है। किस चीज़ का कंपैरिजन करा रहा है, फिर से वही आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात, सॉरी अब की बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें आपने दिए हैं, ठीक है। बात करते हैं हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की। तो चलिए देखते हैं। ये है ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, करेक्ट। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं तो आपको पता चलेगा 1s2 2s2 2p4, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड फॉर फ्लोरीन इट इज़ 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करते हैं हम, कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, किसी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी या एंथैल्पी में जो चेंज होता है, आई एम सेइंग द चेंज, एनर्जी रिलीज होती है या एंथैल्पी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं कि उसका चेंज होना, ठीक है। तो किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी चेंज होता है उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब दोनों की बात करते हैं तो देखिए इसकी अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाता है F-, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाता है O-, F- एंड O-। अगर हम F- की बात करें तो F- के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10,
दैट इज़ इसको हम लिख सकते हैं 2 8, और इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास हो गया 9, अब इसका हो गया 2 7। अगर इसके कंपैरिजन इसके साथ करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी अनस्टेबल है, ठीक है। और अनस्टेबल और स्टेबल में एक ही डिफरेंस होता है। अब स्टेबल और अनस्टेबल में दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि इनके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी जब भी आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी अभी कम रिलीज हुई है। ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में, फर्स्ट वाले केस में एनर्जी कम रिलीज होती है, सेकेंड वाले केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। तो अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकला हमें? तो इससे पता चला कि फ्लोराइड जो आयंस होते हैं उनका अब गैस जो है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के जैसा हो गया है, नोबल गैस के जैसा हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एनर्जी जो होती है फ्लोरीन से फ्लोराइड बनने में वो ज़्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्साइड आयन के, ऑक्साइड नहीं बना अभी, O- बना है उसके फॉर्मेशन से। ये तो हो गया केस किसका, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। बट हमें तो क्लोरीन और फ्लोरीन का भी कंपैरिजन करना है। फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्लोरीन का, उसकी वैल्यू जो होती है क्लोरीन के लिए वो होती है -349 किलो जूल पर मोल। ये तो होती है फ्लोरीन के लिए वैल्यू, ठीक है। और फ्लोरीन के लिए जो वैल्यू होती है, फ्लोरीन के लिए वो होती है आपकी -328 किलो जूल पर मोल, ये होती है फ्लोरीन के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा क्यों, ये डेविएशन क्यों आता है? तो इसके लिए आपको रीज़न क्या बताना पड़ेगा। पहली बात, एटॉमिक साइज बताया था मैंने कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे 3 से रिगार्डिंग, तो पहला रीज़न आपको बिना आंख बंद किए बता देना है कि यस बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज। यहाँ पर भी आपको एक रीज़न तो ये बताना है कि एटॉमिक साइज। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से एटॉमिक साइज किसका बड़ा है ये तो अब बता सकते हो आप, क्योंकि अब आप बहुत समझदार हो चुके हो। तो स्मॉल साइज से होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा उससे कि जो अट्रैक्शन ऑफ होगा, द अट्रैक्शन फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन्स वो कम होगा, ओके, फ्लोरीन, ओके। तो इसकी वजह से आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो लॉजिक है वो ये कारण है, एटॉमिक साइज। रीज़न क्या होगा यहाँ पर, एटॉमिक साइज। फिर भी समझ में नहीं आता है ना, तो सिंपल सा है, डायग्राम बना के देख लो। ये है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास में है 9 इलेक्ट्रॉन, और 9 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 2 सब सेल चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन के पास में है 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक सब सेल और चाहिए, सॉरी एक सेल और चाहिए, 3 सेल है इसके पास। n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना चाहते हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना है। यहाँ पर बहुत बड़ी जगह में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा है, ठीक है। ये था इसका रीजन। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है कि would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी EGE, उसको मैंने लिख दिया 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बन गया आपका O-, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड में बोलता है कि O- जो है उसको आपको 1 इलेक्ट्रॉन और देना है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी होगी वो है Eg2, ठीक है, और ये बन जाएगा O2-, ठीक है। अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव या मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट। इन Eg1 और Eg2 की कंपैरिजन करवाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट चेंज के लिए
फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर अब बात करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो होती है माइनस में, नेगेटिव में होती है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड वाले की बात करता है, सेकंड वाले केस में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये वाला, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया अब इसके पास 2 8, और इसके अंदर फर्स्ट वाले में क्या है 2 7, आउटर मोस्ट क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कंपैरिजन करके देखो तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होना तो ऑक्टेट को कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी आ जाना। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, करेक्ट, और इसने कम एनर्जी रिलीज की, ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो इसका मतलब O माइनस से ये O2 में माइनस जाने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, ठीक है, और उसके लिए क्या करेगा, ये आपको एनर्जी भी देगा। आपको क्या करेगा, ये एनर्जी भी देगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन है उसकी नेगेटिव होती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। लेकिन जब कोई भी गैसियस गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मोनोवैलेंट एलाइन बनाया हमने भी यहाँ पे, मोनो का मतलब एक, वैलेंट का मतलब उसका वैलेंसी या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो उसने एनर्जी रिलीज की, ठीक है, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो ये लेगा नहीं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, आपने एनर्जी दी है, दैट इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मोनोवैलेंट एनाइन एंड सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, याद रखना है आपको। सेकेंड वाले केस के अंदर क्या होता है, मोर स्टेबिलिटी आती है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पर लेस स्टेबिलिटी है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 तो खैर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आप लोग कर लेंगे। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। डेफिनेशन लिख दो दोनों को, बस हो गया, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो सारे आंसर्स हैं या डेफिनेशंस है वो आप अपनी बुक से कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट डिफरेंस पूछा है तो जिसको पहले पूछा है उसको पहले उसका डेफिनेशन लिख दो, और बीच में लिख दो वेदर या वाइल, और उसके बाद सेकंड वाले का डेफिनेशन लिख दो। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 23 में कि एक स्टेटमेंट दिया है कि बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3.0 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। एक स्टेटमेंट दिया है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के ऊपर 3 होता है सभी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप अपनी रिएक्शन दीजिए, आप अपनी रिएक्शन दीजिए। मतलब रिएक्शन कैसे दें भाई, कि क्या करें हम, सरप्राइज करेंगे, हैं ऐसा कैसे हो सकता है, या क्यों होता है ऐसा पूछ रहा है ये। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपसे वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि ऐसा क्यों या ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए पॉलिंग स्केल के ऊपर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है। इसका मतलब क्या है कि ये सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। अगर आप बात करें फ्लोरीन की तो उसकी मैक्सिमम है, पीरियोडिक टेबल में 4 होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ही 3 होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखेंगे इसी चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन उस वाले टॉपिक में आप इसके बारे में देखेंगे कि जब नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाती है। अब आप वहाँ स्पेशली देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू sp2 एंड विद रेस्पेक्ट टू sp3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो ए फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो एब्सोल्यूट नहीं होती है, मीन से फिक्स नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि उस उस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या है, बता सकते हो आप इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 24।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि डिस्क्राइब द थियरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट, रेडियस की बात कर रहा है, कैन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई एटम की रेडियस में क्या चेंज होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि ये हमसे सुनना चाहता है स्टोरी कैटाइन की और एनाइन की। एनाइन का जो साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है, और कैटाइन के केस में कैटाइन की जो एटॉमिक साइज है या रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से कम होती है। ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, ये है आपका न्यूक्लियस और इसके चारों ओर आपके पास में सेल्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और घुसा दिया, यू हैव सप्लाइड वन मोर इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जगह चाहिए एडजस्ट एकोमोडेट करने के लिए। इससे क्या होगा, जब भी नेगेटिव आयन बनता है, एनाइन बनता है, तो उस केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब आप जब इलेक्ट्रॉन में से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज करता है तो क्या होगा? एटम का साइज कम हो जाएगा। इसका मीनिंग कैटायन का साइज कम होता है, कैटायन का साइज कम होता है। इसको एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जैसे अगर एनाइन की और इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन और फ्लोराइड, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन उसका जो वैल्यू होती है, फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है वो होती है 64 pm। 64 pm का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में pm क्या होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो 136 pm देख सकते हैं आप। एनाइन का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट डबल है उसके पेरेंट एटम से। बात करते हैं इसकी, सोडियम है हमारे पास, प्यारा सोडियम, और सोडियम प्लस है हमारे पास। इनकी कंपैरिजन करो, इनकी जो रेडियस के वैल्यूज़ के जो डेटा है उनके साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 95 और 186, सॉरी गलती कर दिया, ये है 186 और ये है 95। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है पेरेंट एटम, उसकी रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, सोडियम आयन की वैल्यू कम है। यहाँ पर भी यूनिट वही रहेगा pm। जनरली केमिस्ट्री में हम लोग जो है बॉन्ड लेंथ के लिए या रेडियस के लिए pm का यूज़ करते हैं। तो ये था सॉल्यूशन, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर ही लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 की तरफ आते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट? इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया है कि एक ही एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं क्या उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी? एक एलिमेंट के अगर दो आइसोटॉप हैं तो क्या उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या डिफरेंट होगी? अगर ऐसा जो भी आप आंसर देते हो उसको जस्टिफाई भी बताइए, जस्टिफाई भी कीजिए। जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि उसके पीछे रीजनेबल, जायज़, वैलिड कारण, रीज़न भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये तो सबको पता ही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा और से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, और न्यूक्लियर चार्ज की बात भी करते हैं हम। जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके प्रोटॉन्स की नंबर पे। और ये जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर सेम क्या चीज़ होती है? उनके अंदर सेम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें सभी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं। तो सेम न्यूक्लियर चार्ज है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सभी आइसोटॉप्स की, ऑल आइसोटॉप्स हैव सेम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। कारण क्या बताएंगे इसके लिए? क्या बताएंगे? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक तो जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड रीजन क्या बताएंगे हम इसका, सेकंड के लिए हम बताएंगे सेम न्यूक्लियर चार्ज। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज के से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। तो जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, उन सभी की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबके लिए सेम होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल लिखा मैंने 1H1, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा 1 को, 1H1 1H2 1H3। ये 1 इसका एटॉमिक नहीं, इसका ये मास नंबर है, ठीक है। ये 1 इसका Z है, ये इसका क्या है, Z है। तो Z यानी कि प्रोटॉन का नंबर इक्वल है 1 है 1 है 1 है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 इजी क्वेश्चन, जो कि आप लोगों ने कब पढ़ा था, क्लास 8th में या 9th में आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, देखिए सिंपल सी बात है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की आप एक कंपैरिजन कर दीजिए, करेक्ट कंपैरिजन। अब लेकिन क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसका आंसर जो है वो अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। आप 8th क्लास में 9th क्लास में नहीं है, अब आप क्लास 11th में है। तो क्लास 11th के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का आंसर स्टैंडर्डली होना चाहिए। तो देखिए मेटल्स के बारे में हम अच्छी चीज़ क्या जानते हैं, सबसे अच्छी चीज़ जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये डिफरेंस हो गया किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। क्यों, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, मेटल डोनेट करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। ये एक तो एग्जांपल हो गया डिफरेंस का। नेक्स्ट है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ये कैसे पता भाई हमें, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में साइंस में चैप्टर 1 में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एंड फाइनली रिडक्स रिएक्शन क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स आर important and you have already discussed in class 10th. So question number 2, sorry difference number 2 की बात करें तो reducing agent और oxidizing agent, यानी metals जो होते हैं वो reducing agent होते हैं और जो non metals होते हैं वो oxidizing agent होते हैं, ठीक है। अगर आप मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो, मेटल के ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। और आयनिक कंपाउंड का अपोजिट में बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो मेटल का डिफरेंस क्या होगा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ओके, एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। सेकेंड, नॉन मेटल में आप क्या लिखेंगे, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, टेबल बनानी है। एक्चुअली आपको एक टेबल बनानी है ऐसा करके, और उसके अंदर आप लिख दीजिए यहाँ पर मेटल्स की बात कर दीजिए नंबरिंग करके 1 2 3 4, एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए नॉन मेटल। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग कॉपी करते जाइए, उसको वर्डिंग्स में लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे करके। 1 मैंने बताया क्या, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सेकंड, मेटल्स जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। थर्ड, क्या बताया अभी मैंने, यस, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। फोर्थ नंबर क्या बताया, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यूज पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सब शेल। एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करो जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है वो कौन सा है, बोरॉन वाला है 13, फिर ऑक्सीजन, बोरॉन के बाद कार्बन वाला 14, कार्बन के बाद नाइट्रोजन वाला 15, यानी हम 15 नंबर ग्रुप की बात करते हैं नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 27 होता है, 25 होता है, यानी इसके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी की ये बात कर रहा है कि
नाइट्रोजन फैमिली के अंदर यानी कि ग्रुप नंबर 15 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं के पास सबके पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। सो इट इज़ ईजियर, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन वाले जो फैमिली है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब तुरंत आपको याद आना चाहिए कि यस मेटल का टेंडेंसी है, तो मेटल वाले ग्रुप में चलिए। ग्रुप नंबर 1 की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली। ग्रुप नंबर 2 की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली। एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 2 का एग्जाम्पल सभी को पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इसके कोई भी एक मेंबर का नाम लिख दीजिए। एक ऐसा एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखने वाला तो ऑक्सीजन वाला फैमिली हो गया। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप इसको लिखोगे तो ये होता है 2 6। इसको आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसको 2 और मिल जाए तो ये इजीली इसका काम हो जाएगा और ये बना लेगा क्या, ऑक्साइड, और इसके स्टेबिलिटी नोबल गैसेस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 28, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वेरियस दैट ऑफ ग्रुप 17 इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, ठीक है। एक्सप्लेन। तो सिंपल सा लॉजिक है कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जल्दी जल्दी रिएक्शन कर ले। जो एलिमेंट ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब ये रिएक्शंस होती है तो उनमें रियल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो कैपेसिटी है वही उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। और हमें पता है लिथियम जो है वो तो ऊपर ही ऊपर आता है। अगर आप लिथियम की बात करें किसी भी फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना ने कहा रूबी, शशि, फिरे, फ्रांसियम, ये है। अगर आप बात करें तो फ्रांसियम का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लिथियम का साइज छोटा सा होता है। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रांसियम जो भी बोलना चाहे तैयार बैठा है, ठीक है। फ्रांसियम की तो चलो यहाँ पे बात ही नहीं की है क्योंकि फ्रांसियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जनरली जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात आती है तो हम उसकी बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रांसियम के केस में तो आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या करें, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सीजियम की बात कर लेते हैं। तो सीजियम का साइज इस ग्रुप में सबसे बड़ा का मतलब क्या, इतना बड़ा। लिथियम का साइज छोटा सा। बड़े में से बाहर वाले आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालना ईजी है, इसका मतलब हाईएस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, सीसीएम, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ग्रुप 17 के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी उनकी होती है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेना चाहेगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्यों लेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहा है। तो कौन इनमें से जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज़ करती है। इसलिए क्या होगा, ग्रुप 1 की जो रिएक्टिविटी होगी एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ करती है, करेक्ट। यानी कि सीजियम की सबसे ज़्यादा, लिथियम की सबसे कम, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, मीन्स कंटिन्यूसली। अगर हम बात करें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप उनके 17 ग्रुप नंबर में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप उनकी बात करें टेंडेंसी की तो वो टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो इसलिए उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ में जुड़ी हुई है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों ही जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप में, इसलिए जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 29 में राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में। तो ये तो आपको अच्छे से याद करना है भाई, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एंड एफ ब्लॉक का क्या होता है। तो याद रखना एस ब्लॉक का क्या होगा, NS1 NS2, ठीक है। एस के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए हो जाएगा NS2 NP। पी में कितना हो सकता है 1 to 6, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो डी ब्लॉक के लिए होता है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स N-1D। N-1D में 1 to 10 हो सकते हैं, N-1D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और NS में 0 से लेके 2 तक हो सकते हैं, 0, 1 या 2 हो सकता है। ये हो गया डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, हाईली इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को आप 7 स्टार लगा सकते हैं और ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रिक्वेंटली। Okay, that question has been asked in various exams in various years, ठीक है। F ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो N-2 F के अंदर 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 0 या 1 हो सकते हैं, और NS के अंदर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये था F ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP4 दिया है, और जहाँ पे N की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 3 पुट करके देख लो आप, ये बन जाएगा फर्स्ट में 3s2 3p4, 3s2 3p4। अब कैसे पता चलेगा कि क्या है, कौन सा है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद में आता है 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आगे शायद, ठीक है। अब कह रहा है कि 3s2 और 3p4 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 3s2 3p4 कहाँ पे है अभी, ये रहा, ये 3s2 तक टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 4 6 10 12 और 4 कितना हो गया 16। ऐसा एलिमेंट जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर होता है। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, दैट इज N-1D2 NS2, और उसके लिए n की वैल्यू है, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू है आपको 4 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर n वे की वैल्यू 4 पुट करके देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 22, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये है टाइटेनियम की बात कर रहा है। थर्ड में अंदर देख सकते हैं आप n=6, n की वैल्यू क्या है 6 है, और एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है इसने, N-2 में F में 7 है, N-1D में 1 है, NS2 और n की वैल्यू को कर दिया 6। सबकी वैल्यू पुट करके देखिए आप, तो आपको F दिखा रहा है, इसमें F दिखा रहा है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि ये F ब्लॉक का एलिमेंट है और 6th पीरियड की ये बात करेगा। n की वैल्यू 6 है, इसका मतलब पीरियड भी 6 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही उसका पीरियड नंबर होता है, ठीक है। और एलिमेंट जो है उसमें जब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे तो वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 64। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स हाईली इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो साइंस की केमिस्ट्री की जो टॉप एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछा गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, गैडोलिनियम, इसका नाम क्या है गैडोलिनियम। अच्छे से याद रखिएगा इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैंने कभी एक बार नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उस एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसके लिए होता है? या तो आपको कॉलेज लेक्चर बनना होता है या फिर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तैयार होना होता है, तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए आपको ये नेट का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ओके, सो ये थे क्वेश्चन 30 अप टू
16 to 30 तक हमने आज डिस्कस किया है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास राइट नाउ एंड मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय.